यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल रिसर्च इज़ द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट। जो हमारी बुक है इसका नेम एजुकेशनल रिसर्च है और इट इज़ अबाउट द चैप्टर यूनिट नंबर 1 सोर्स ऑफ नॉलेज। So basically the main objective of this the objective of this unit is identify the source of knowledge, explain the sense perception, discuss the role of tradition, authority, expert opinion and metaphysics in acquiring knowledge. So evaluate different sources of knowledge. हमारे basic objective of this unit जो है वो ये हैं. So let's see कि हम इस यूनिट में क्या करते हैं. नॉलेज होता क्या है? व्हाट इज़ नॉलेज? डू यू नो व्हाट इज़ नॉलेज? डिफाइन नॉलेज इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में नॉलेज की डेफिनेशन आप लोग दें कि नॉलेज है क्या और आप क्या समझते हैं इसके बारे में. एज यू नो कि ह्यूमन बॉडी को भी ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है अगर वो हेल्दी रहना चाहती है. सो ह्यूमन माइंड ऑल्सो नीड न्यूट्रिशियस फूड फॉर देयर हेल्दी एंड ब्रिलियंट फंक्शनिंग एंड नॉलेज इज़ कंसर्न एज द फूड ऑफ माइंड. लाइक जो हमारा माइंड है ना, हम कहते हैं अगर हम इसको यूटिलाइज़ ना करें, आप कोई एक्टिविटीज़ ऐसी जो कि पढ़ने लिखने से रेलेवेंट हो, तो माइंड आपका बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आपको फिर कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आती. समझने में आपकी जो स्पोकन है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है अगर आप इन चीज़ों के साथ इन टच ना रहें. ऐसा ही है ना. तो नॉलेज ये है कि माइंड को चाहिए होता है. तो हमारा जो कहते हैं ना माइंड की फूड है, तो नॉलेज को क्या कहा जाता है? द फूड ऑफ माइंड. जब उसको फूड मिलती रहती है तो हमारा माइंड हेल्थी रहता है. हम एक्टिवली किसी चीज़ के बारे में सोचना है, आंसर करना है या उसके बारे में अगर कोई जवाब देना है तो वो हम फ़ौरन एक्टिवली होकर दे देते हैं. लेकिन अगर ऐसा हो कि हम यूटिलाइज़ ही नहीं करें नॉलेज को, हमने कभी सोचा ही नहीं, हम जस्ट जो है वो कुछ और किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, मतलब नॉलेज किसी चीज़ को क्यूरियोसिटी में नहीं हम जा रहे, कुछ सीखना नहीं चाह रहे, तो फिर हमारा माइंड बिल्कुल वैसे ही डल हो जाता है. सो द टर्म नॉलेज कैन रेफर टू द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट. मीन्स कि कुछ जैसे थ्योरेटिकली काम किस तरह से हो रहा होता है, आपके पास सब्जेक्ट है रिसर्च, तो रिसर्च में है कि आप थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि चीज़ें होती क्या हैं. प्रैक्टिकल मतलब ये होता है कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, बेसिक स्टेप्स क्या हैं रिसर्च के, किस किस टूल के थ्रू आप रिसर्च करेंगे. ठीक है. इस किस्म की जो मतलब कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेसिड एज विद प्रैक्टिकल स्किल और एक्सपर्टीज़. देखें, अब एक्सप्लिसिट होती हैं. एक्सप्लिसिट का मतलब है जो प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं ये एक्सपर्टीज़ होती हैं, और इम्प्लिसिट होती हैं जिसमें किसी भी चीज़ की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है. ऐसा मतलब जिसमें एक्सप्लिसिट होगा तो वहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और आप उसकी किसी भी चीज़ की एक्सपर्टीज़ को चेक करेंगे. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि जैसे इम्प्लिसिट, असल में ना ये वर्ड जो है ना, दो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को एक्सप्लेन किया गया. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, सिस्टमैटिक एंड पर्टिकुलर. सो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि ओके जी. फिर हुआ कि ये हमने देखा कि फिलोसफर जो होते हैं, प्लेटो, उसने ये कहा कि कि हमें ना बहुत ज़्यादा एक डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड ट्रू बिलीफ. डेफिनेशन ऑफ अ नॉलेज एज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ. उसने कहा कि ये ट्रू बिलीफ है. तो अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से नॉलेज को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं. मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं फ़िलासफ़ी की भी दी हैं, और उसके हवाले से मतलब नॉलेज को किस तरह से वो इल्म को ले किस उसमें रहे होते हैं. फैमिलियर होते हैं, अवेयरनेस मिलती है हमें, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है किसी भी चीज़ के बारे में. वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है. ठीक है. उसे हम नॉलेज कहते हैं. इसका हरगिज़ ये पर्पज़ नहीं है कि हम सिर्फ बुक से नॉलेज लेते हैं. हम अगर किसी पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं या उसके बारे में किसी उसके एस्पेक्ट को डिस्कवर करना चाह रहे हैं कि जी हाँ, ये इंसान, इसकी पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट किस तरह से है, क्यों है ऐसा. अगर कोई बहुत गुस्से वाला है तो उसको अगर हम देखना चाहें क्यों है अभी गुस्से वाला, कोई बहुत पोलाइट है क्यों बहुत पोलाइट है, तो हम ये चेक करते हैं. तो वो जो अंडरस्टैंडिंग हमने फैमिलियरिटी क्रिएट करनी होती है, अवेयरनेस हमारी जो सामने आ रही होती है, वो एक किस्म का हमारा नॉलेज होता है. मीन्स कि हमारा ज़िंदगी का हर लम्हा, आप देखें, वो डिपेंड करता है कि हम हर लम्हा सीख रहे होते हैं, हर लम्हा लर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को. सो इन्फॉर्मेशन, अब इसमें क्या क्या हो सकता है. इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, डिस्क्रिप्शंस भी हो सकती हैं, स्किल्स भी हो सकती हैं.
आप कोई स्किल सीख रहे हैं, आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपने कंप्यूटर सीखने की कोशिश की, तो वो भी नॉलेज में ही आता है। विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस और एजुकेशन बाय परसीविंग, डिस्कवरिंग और लर्निंग। मतलब आप सीखते हैं चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से, ठीक है, और समझने से, लर्निंग को डिस्कवर करते हैं। सो अ न्यू इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म थ्रू फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल वे ऑफ इंक्वायरी, कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी एक इंसान जो है वो हासिल करता है। अब फॉर्मल वे, जैसे आप अगर स्कूल वो जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं तो वो आपकी फॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि जी इनफॉर्मली मतलब कि फ्रेंड्स वगैरह के साथ है, और नॉन फॉर्मली मतलब बिल्कुल आप हट के किसी भी तरह से, वो कहते हैं ना खुद से सीख रहे होते हैं, मतलब कॉलेज स्कूल नहीं जा रहे और ख़ुद से आप लोग लर्न कर रहे हैं, खुद से बुक्स को पढ़ लिया या कोई कुछ भी रेलेवेंट एजुकेशनल वीडियोस वगैरह देख ली, उससे आपने लर्न किया। नॉन फॉर्मल वैसे ही आपकी जो गैदरिंग्स हैं, आपकी जो सराउंडिंग है, वहाँ से आप सीख रहे होते हैं। सो वहाँ से जो कोई भी नॉलेज आपको, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, वो सारी का सारा नॉलेज की उसमें आती है। सो नॉलेज मेक्स इंडिविजुअल knowledge more strengthened and confident in their activity। अब नॉलेज जितना बच्चों के पास होता है ना, तो वो उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप एग्री करते हैं इस बात से कि अगर नॉलेज होगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो हिचकिचाते ही रहते हैं कि पता नहीं, बात कर भी रहे होते हैं तो लग रहा होता है कि बात शायद सही है या नहीं सही, ठीक है ना। इसी तरह से जब हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उनको लेसन आता होता है, वो याद करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, तो बच्चों की टोन ही चेंज होती है, वो बिल्कुल और तरह से बिहेव करते हैं क्लास में। और जब नहीं आता तो फिर वो बिहेव उनका ऐसा होता है, डरे डरे, सहमे सहमे, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो उनके फेस पे नज़र आ रहा होता है। ये है। इसी तरह से कहते हैं कि जे द एक्टिविटी ऑफ रिसर्च बिल्ड्स न्यू नॉलेज, थ्योरी एंड फॉर्मुलेट्स जनरलाइजेशंस। अब जनरलाइजेशन का मीनिंग जो है ना, वो ये है कि हम अगर एक क्लास के बारे में, मेरा ये ओपिनियन है कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो कहते हैं ना कि मार्क्स से अगर हम पढ़ाएंगे उनको तो वो निपट लेंगे, लेकिन मैंने उस चीज़ को जनरलाइज़ कर दिया कि बच्चों की पिटाई की जाए तो बच्चे ज़्यादा अच्छा सबक याद करते हैं। फिर मैंने एक रिसर्च की कि नहीं, मार से नहीं पढ़ते हैं, अगर हम उनको अच्छे तरीके से बहुत प्यार से पढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लेसन लर्न करते हैं। अब मैंने एक क्लास पे ये एक्सपेरिमेंट किया और मैंने उसको तमाम स्कूल पे अप्लाई किया कि हाँ ऐसा ही होता है, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये होती है जनरलाइजेशन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि वेज सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, हम नॉलेज ले किस तरह से सकते हैं। सो आप मुझे बताएं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम नॉलेज ले सकते हैं, हम एक्वायर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कुछ हमने डिस्कस भी किए हैं अभी। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो क्यूरियस टू नो अबाउट न्यू थिंग्स इज़ द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर टू रिसर्चिंग न्यू नॉलेज। ज़ाहिर सी बात है कि आप जब न्यू नॉलेज फाइंड आउट करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आप मोटिवेटिंग फैक्टर है सर्च करने के लिए कि आप नया नॉलेज ले रहे हैं, न्यू चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक इंसान जब भी सोचता है ना डिसइक्विलिब्रियम का मतलब कि जब उसकी कहते हैं ना इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी मैटर में, मैटर ऑफ कंटेंट में, तो वो क्या करता है, अब मतलब उसको कहीं सही तरह से बात समझ में नहीं आई तो क्या करेगा, वो उस चीज़ों को, उसके बारे में ना रिसर्च करना शुरू कर देता है, फाइंड आउट करना शुरू कर देता है, वैलिड चीज़ें तलाश करना शुरू कर देता है ताकि वो एक वैलिड कंक्लूजन पे पहुंच सके जिस चीज़ के बारे में उसे शक हो रहा होता है। सो जो प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन है ना, जब वो सारे प्रोसेस में जहाँ आप चीज़ों को क्लियर करने के लिए मूव कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि लीड्स दैम टू इक्विलिब्रेशन इन देयर कॉग्निशन। मतलब जब वो समझ लेते हैं ना बात को, तो जो डिसइक्विलिब्रियम होता है ना, तो वो स्टेबिलिटी आ जाती है उनके नॉलेज में। जो चीज़ उनको कंफ्यूज कर रही होती है उस पर वो स्टेबल हो जाते हैं, उसके बारे में उनको प्रॉपर सही नॉलेज मिल जाता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, अब जब नई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो क्या होता है कि हम किस तरह से नॉलेज ले सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, हम नॉलेज लेते कैसे हैं।
देखिए, देयर आर मैनी वेज टू गेन नॉलेज एंड सम आर बेटर देन अदर। बहुत से वेज़ हैं, बहुत तरह से हम नॉलेज लेते हैं, और इसमें से कुछ कहते हैं ना कि ये चीज़ इस तरह से हम कंसिडर भी करते हैं कि बुक से बेहतर नॉलेज हमें सुनने से मिल जाता है, सुनने से बेहतर नॉलेज हमें देखने से मिल जाता है। हम कंसिडर करते हैं ना इन बातों को। अक्सर हम कहते हैं कि जहाँ सुन लें चीज़ तो हमें याद हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम अगर पढ़ते हैं तो फिर हम जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंटली हर पर्सन का जो वो कहते हैं ना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। सो इसी हिसाब से कि सम आर बेटर देन अदर्स आर प्रेफर्ड ओवर अदर्स एज पर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हर बंदा अपने मुताबिक मुख्तलिफ तरह से किसी भी चीज़ को लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है। सो अब देखिए हमारे पास 3 तरह के जो नॉलेज हम में शो हो रहा है कि हम किस तरह से ले सकते हैं। देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है। फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग कि एक बंदा सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है कि क्या हो सकता है। उसकी थिंकिंग के थ्रू वो नॉलेज जो है ना वो लेके आ रहा है, अपना गेन कर रहा है, सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में। और जो सेकंड है, सेकंड में ये देखें रेवलेशन, रीज़न, एक्सपीरियंसिंग और इंट्यूशन, सेंसेस हैं। और ये सारी की सारी जो आपकी, इसको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें। ये डायलॉग के थ्रू आप नॉलेज लेते हैं, और उसमें से फिर अथॉरिटी सम टाइम होती है किसी भी उसमें। ठीक हो गया इस तरह से। और एक और पर्पज़ होता है कि हम बुक के थ्रू, बुकिश नॉलेज हम पढ़ के चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सो ये सब चीज़ें कितनी मुख्तलिफ डिफरेंट वेज़ हैं जिनके थ्रू आप नॉलेज लेते हो। सेंसरी परसेप्शन का मतलब है कि हम जिसमें अपने सेंस यूज़ कर रहे होते हैं, सेंसेस। सो यू नो कि हमारे जो बेसिक सेंसेस हैं, एज यू आर सीइंग इन द पिक्चर, कि आपको 5 सेंसेस नज़र आ रहे हैं। हम बहुत सा नॉलेज और बहुत सी इन्फॉर्मेशन अपने आई के थ्रू भी लेते हैं, एयर के थ्रू भी लेते हैं, हाथ टच करके भी चीज़ों को हम बहुत सी चीज़ें जो है समझ रहे होते हैं। इवन हम टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि चीज़ अच्छी है, बुरी है, कड़वी है, मीठी है, कोई भी खाने वाली चीज़ जो होती है उस हवाले से। सो वो भी कि एक इन्फॉर्मेशन ही होती है ना। बाद में हमें नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं होती, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। स्मेल है, नोज़ के थ्रू हम स्मेल करते हैं। तो 5 सेंसेस बेसिकली साइंटिफिकली हम इसमें हमारे ह्यूमन बॉडी में जो वर्क करती हैं। तो सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। 5 सेंसेस help an individual to get primary information regarding any subject, any object, individual or event and so forth। तो you know कि किसी भी चीज़ के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें किसके थ्रू मिलती है, या तो वो आंख से मिलती है, या वो नोज से हम जो स्मेल कर रहे होते हैं। मतलब इन्हीं 5 में से ना किसी एक सोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। Through these 5 senses, sight, sound, smell, taste and touch, or any of them, students are able to construct and verify information to make it a part of their knowledge। मतलब उन्हीं की बेस पे स्टूडेंट्स अपना नॉलेज क्रिएट करते हैं और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेटल करते हैं। सो सेंसरी परसेप्शन आर द वन इम्पॉर्टेंट सोर्स और मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन द केस ऑफ रिसर्चर। अब ये कहा है कि जब रिसर्च के केस में हम देखें इसको, रिसर्च के केस में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि सेंसरी परसेप्शन आर इम्पॉर्टेंट टू दैम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन and verify the authenticity and originality of acquired knowledge। जो चीज़ आपने एक्वायर की, जो चीज़ आपने आइडेंटिफाई की, वो सब की सब क्या है, वो किस सेंस में आएगी कि हम उसमें अपने सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे जो पॉइंट था सेंसरी परसेप्शन का। ट्रेडिशन, सो ट्रेडिशन से आपके माइंड में क्या बात आती है। Traditional knowledge refers to the knowledge, method and practices of indigenous and local communities around the world। वही की जो practices हैं और जो local communities हैं, जो हमारे लोग रहते हैं आपस में एक दूसरे से, मतलब societal जो communities हैं उसमें उनकी जो रहन सहन, उनकी जो काम, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो किस चीज़ से जो knowledge मिलता है वो that is called as traditional knowledge होता है। सो डिवेलप्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, और ये बनता कैसे है, एक्सपीरियंस से बनता है, ट्रायल एंड एरर से बनता है, और गेंड ओवर सेंचुरीज। यू नो जैसे हम रिचुअल्स की बात करते हैं, अपने रस्म व रिवाज की बात करते हैं, तो
वो जो है ना, अब रस्म और रिवाज मतलब सेंचुरीज से, पीछे सालों से चला आ रहा होता है वही बात, एंड अडॉप्टेड टू द लोकल कल्चर एंड इन्वायरमेंट, और उसको लोग उसी तरह से अडॉप्ट कर रहे होते हैं कि जी ये रिवाज था, और इसी तरह से मतलब उसके बारे में रिसर्च नहीं करते मज़ीद कि क्या वो ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन उन चीज़ों को वो फॉलो कर रहे होते हैं और मान रहे होते हैं उसके बारे में ना। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जी ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ ट्रांसमिटेड ऑरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता है, कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं होता। जो प्रैक्टिसेस करते हुए देख रहे होते हैं उसी तरह से वो अगली जो जनरेशन होती है ना वो भी कहती है हाँ अच्छा हमारी फैमिली में ऐसे होता है तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। वो उसमें विदाउट कोई चेंज किए बगैर उसको ना रिसर्च करते हैं उस बारे में कि क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं ठीक, तो वो सब चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। ये जो अभी शाजिया का कमेंट है ना, तो दैट्स इट टेंस टू बी कलेक्टिवली ओन्ड, कलेक्टिवली ऑन कर रहे होते हैं सब उस चीज़ पे, कहते हैं ना उसको मानने को तैयार होते हैं, एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, सॉन्ग्स, फोकलोर, प्रोवर्ब्स, कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ्स, रिचुअल्स, कम्युनिटी लॉज, लोकल लैंग्वेज एंड स्पेशल प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स इन द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट स्पीशीज़ एंड एनिमल ब्रीड्स। मतलब ना जो कहते हैं ना हमारी प्रैक्टिसेस हैं, लॉज हैं, उनके जो लैंग्वेज है, उनके इवन बिलीव जो है, वैल्यूज़ जो हैं, उन सब चीज़ों से लेकर उन कहानियाँ, उनके जो सॉन्ग्स हैं, वहाँ से लेकर ना उनकी एग्रीकल्चर में भी वो चीज़ एम्प्लॉय होती है, अप्लाई होती है। और डिफरेंट जो एनिमल्स वगैरह उनकी ब्रीडिंग के हवाले से भी, जैसे कुछ लोग जानवर पालते हैं तो उनके आगे वाले जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं हमारे तो रिवाज होता है कि हम बकरियां पालते हैं या हम गाय रखते हैं, इस किस्म के जो बातें चल रही होती है ना, तो ये एक ट्रेडिशन के उसमें आता है, इस तरह से वो आगे आगे ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं। जी हो गया क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अथॉरिटी। सो अथॉरिटी क्या होती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अथॉरिटी? सो देयर आर सेवरल ओकेजन्स वेयर आ, अच्छा ये देखिए रिसर्चर, यहाँ पे भी ना ये पिक्चर की वजह से हमारा टेक्स्ट जो छुप गया है नीचे, तो रिसर्चर क्या करता है कि उसके ऊपर ना एक अथॉरिटेटिव नॉलेज वो गेन करता है। So all official information can be termed as authoritative knowledge. Official information, one can get information from concerned authority regarding their concerns, like जैसे अगर आपके रिसोर्स पर्सन्स हैं तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप जो अगर मेरे से पूछेंगे, मैं आपको बता रही हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में जो भी नॉलेज है या किसी टॉपिक के बारे में, सो इट्स मीन के दैट्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई कहानी या कोई ऐसी किसी चीज़ की उसमें नहीं आएगा, ये ऑफिशियली उसमें आएगा। ठीक है, सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट as a good example for the same. If any individual needs authentic information from any authority, he can file a query for seeking information from concerned authority. This process ensure an information seeker to get authentic knowledge from authority। मतलब कि वो आपको अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं वो तब आपको फाइल करेगा, फाइल मतलब कि वो एक पुट करके लिख के एक लिस्ट बना के कि दीज आर द क्वेश्चंस, सो गिव देम, उनको ऑर्डर करके आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको उसके बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दैट्स गिवन बाय एनी अथॉरिटी, जिसके पास वो भी रिक्वायर्ड, अब ज़रूरी नहीं है इसमें टीचर ही हों, अगर आपको कोई ऐसी लॉ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप किसी लॉयर से ले रहे होंगे और वो इन्फॉर्मेशन आपकी एक अथॉरिटी के अंडर आ रही होगी। इसी तरह से अगर आपको मेडिकल के हवाले से कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो आप किससे लेंगे, डॉक्टर से लेंगे या किसी ऐसे कंसल्टेंट जो होते हैं जो मेडिकल से रेलिवेंट होते हैं, वहाँ से जब आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है उस चीज़ के बारे में, तो देन दैट विल बी अथॉरिटी। तो वो उस रेलिवेंट इंसान से आप ले रहे होते हैं तो वो अथॉरिटी की उसमें आती है कि उस बंदे के पास उस चीज़ की अथॉरिटी है, उसके पास उस चीज़ का नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट फील्ड्स हैं, अभी हमने वो बात की थी कि डिफरेंट फील्ड्स, उसके हवाले से जो उस एरिया के उस फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। अब टीचर हैं, टीचर बहुत सारे होते हैं, अगर हम इंग्लिश टीचर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक इंस्टीट्यूशन में गए हैं, वहाँ 10 टीचर हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो 10 के 10 एक्सपर्ट टीचर्स हैं।
तो क्योंकि हर बंदे की कुछ ऐसे, अगर आपने किसी चीज़ पे सर्च करी है तो आप जो बहुत द मोस्ट सीनियर पर्सन होते हैं ना, उनसे जब हम इंफॉर्मेशन या कोई बात पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं, तो दैट मीन्स कॉल्ड एज एक्सपर्ट ओपिनियन. सो टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन ओपिनियंस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स. आजकल क्या होता है कि हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि जो ओपिनियन है किसी इंसान ने हमें बताई है बात एक्सपर्ट की, मतलब हम जिसका एक्सपीरियंस ना हो उस बंदे को ना बात को बॉदर ही नहीं करते. ये फैक्ट है कि इसको तो पता ही नहीं है, इसे क्या पता हो. तो अगर किसी के पास अपने एकेडमी में भी जाना होता है तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि अच्छा वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं. ऐसा ही होता है ना. तो लेकिन अगर वहाँ पर इतने लोग पढ़ाने वाले ना हों तो फिर क्या होगा. न्यू होंगे तो कहेंगे इसको तो नॉलेज ही नहीं होगा, इसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसे पता ही नहीं है अभी कैसे हैंडल करना है सब्जेक्ट को. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम हमेशा जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं उनसे ही अपना जो उनके ओपिनियन लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं. सो वेन एवर वी टर्न गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ जस्टिस, मीडिया, टेक्स्ट बुक्स, बिजनेस कंपनीज एंड अदर, कि जब हम कहीं पे भी जाएं ना तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से नॉलेज लें. सो ऑल फोकस ऑन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, सारे का सारा फोकस किस पे है, एक्सपर्ट के ओपिनियन पे है. तो एक्सपर्ट्स आर कंसीडर्ड अथॉरिटीज़. हमने बात की जैसे कि मेडिकल की, मैं आपको बात बता रही थी कि मेडिकल की कोई बात पूछे तो वह हम डॉक्टर से उस बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और या कोई फार्मासिस्ट है या कुछ ऐसे जो मेडिकल से रेलिवेंट लोग हैं उनसे, तो हम उसे अथॉरिटीज़ कहेंगे. ड्यू टू देयर सोशलाइजेशन इन देयर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज, जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज होगा उसमें जो द मोस्ट एक्सपीरियंस लोग होंगे उसमें उनको मतलब स्पेशलाइज कर चुके हैं, उन्होंने इतना टाइम स्पेंड कर लिया कि वो बहुत स्किल्ड हो गए हैं उस चीज़ में. दे आर डिस्टिंक्ट सच बाय देयर डॉक्टोरल डिग्री, और हम उनको इस तरह से भी कहते हैं कि कुछ PhDs होते हैं जो डॉक्टर हो जाते हैं. सो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड और इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक अचीवमेंट विच दे हैव मेड इन देयर पर्टिकुलर फील्ड, लाइक डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स एंड अदर सच पर्सनस आर रिगार्डेड एज एक्सपर्ट्स. ये देखें जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि जो एक्सपर्ट्स होंगे ना उसमें हर फील्ड से लोग होते हैं. सो दैट्स वाई क्लियर हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन. जी ठीक हो गया. चलें जी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं. दिस इज़ लॉजिकल रीजनिंग और रैशनैलिटी. अच्छा रीजनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ रीजनिंग. रीजनिंग क्या होगी, इसका क्या लिटरल मीनिंग क्या है, ये आप मुझे अपना बताएं. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग ये होती है कि एक चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, और अगर कोई चीज़ ठीक है तो क्यों ठीक है. ये सो लॉजिकल रीजनिंग इज़ अनदर वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. उसके थ्रू भी हम नॉलेज लेते हैं. जब आप लॉजिक दे रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरा बंदा कभी आपको एग्री करता है आपके साथ और कहीं वो आपके साथ एग्री नहीं करता, तो फिर उस सेंस में भी आपके नॉलेज में इजाफा ही हो रहा होता है. सो इट्स रिलेटेड टू ब्रेनी फंक्शनिंग. ब्रेनी फंक्शनिंग कि माइंड आपका इन्वॉल्व होता है, आप उसमें सोच रहे होते हैं कि वाई, द वर्ड वाई इसमें यूज़ करते हैं, क्यों ऐसा है, ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है. इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड बिलीव्स मेड मैन एज अ स्लीपिंग ब्रेन्स. मतलब अगर कि इग्नोरेंस है और ब्लाइंड बिलीव्स हैं तो मेड मैन एज अ स्लीपिंग ब्रेन्स. आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो माइंड कैसे हो जाते हैं, ब्रेन स्लीपिंग फॉर्म में चले जाते हैं. लेटर क्यूरियोसिटी and search for cause and effect relationship paved the way of unfolding natural truths and facts. ठीक है, ये जो है ना कि आप जब क्यूरियोसिटी आती है, आप सर्च करते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि अनफोल्ड कर देते हैं. अनफोल्ड का मतलब है कि आपने जो फोल्डिंग हुई हुई थी ना, जो बंद हुआ हुआ था माइंड, वो ओपन हो जाता है. नेचुरल ट्रूथ्स और इफेक्ट्स आपके लिए खुल जाते हैं, सामने आ जाते हैं. So people become modern and developed by the way they approached the matters through logical reasoning. अब क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो मॉडर्न हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं उस तरह से कि दे अप्रोच्ड द मैटर्स थ्रू लॉजिकल रीजनिंग. सो डिडक्टिव में क्या होता है कि दो तरह की रीजनिंग हम फाइंड आउट करते हैं. जी रीजनिंग जो है ना दो तरह की होती है. एक डिडक्टिव होती है जो कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है. दूसरी इंडक्टिव होती है जो कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होती है.
अब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ इसकी ख़ास एग्जांपल्स हैं कि जो डिडक्टिव है वो इस तरह से होगी कि आप जनरली आम तौर पे एग्जांपल्स से हम जाते हैं उस तरफ, डेफिनेशन की तरफ, ख़ास की तरफ, ठीक है। और जो इंडक्टिव है उसमें ये होता है कि पहले आप डेफिनेशन बता देते हैं, बाद में आप उसकी एग्जांपल्स बताते हैं। अगर मैं इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ तो मेरे ख्याल से यही हैं दोनों। सो इंडिविजुअल्स में इन्फर थिंग्स थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग, abstract thinking, finding relationship between events and variables, so forth. So for example, a competent person can make valid conclusion. एक जो competent इंसान है वो valid conclusion बना सकता है regarding the nature and consequences of certain events. कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में उसने कुछ कहते हैं ना proper। नाजिया ने ना तो ठीक करना है माया हेड और बस इसको ना इसमें बोलते रहना पूरा टाइम ऐसे ही। अच्छा जी। Through the logical reasoning, researcher can deduct and infer information regarding the research problem। कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो तरह की रीजनिंग के थ्रू। खासतौर पे पहले आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जब आप उस पर ना रूल्स अप्लाई करते हैं, थियोरीज अप्लाई करते हैं। पहले आपने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आपने देखा कि ये चीज़ किस थियोरी के अंदर आ रही है, तो वो होगा डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और इंडक्टिव रीजनिंग भी होगा कि पहले आपने थ्योरी देखी कि ये थ्योरी है, तो अब उस थ्योरी पे जब रिसर्च की, मज़ीद उसकी एग्जांपल फाइंड आउट की, तो वो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। ठीक है जी, डन हो गया। आपको ये देखें, डिडक्टिव में पहले थ्योरी है। अच्छा ये देखो, डिडक्टिव में ना वो मैंने मेरे ख्याल से मिक्स कर दिया उसको। डिडक्टिव में पहले थ्योरी होती है, मैंने कहा था ना कि पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। डिडक्टिव में पहले थ्योरी होती है, ये बहुत ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं अक्सर, डिडक्टिव इंडक्टिव। तो ये जिसकी जो थ्योरी थी ना, पहले थ्योरी होती है, उसके बाद आप उस थ्योरी को माइंड में रखते हैं, देन आप उसके साथ हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं उस थ्योरी को, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं हम। और जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, उसमें क्या करते हैं कि हम थ्योरी डेवलप करते हैं एट द एंड। पहले हमने ऑब्जर्व किया चीज़ों को, पैटर्न देखे, उसके जो भी हमारे हाइपोथेसिस बन सकते थे उस हवाले से फिर हमने थ्योरी को डेवलप किया। तो ये हो गई आपकी इंडक्टिव रीजनिंग। सो ये एक प्रोसीजर है उसका, आप इसको आसान लफ्ज़ों में से समझ सकते हैं कि थ्योरी जो होती है टॉप ऑफ द लिस्ट होती है, पहले होती है डिडक्टिव में, उसके बाद आप उसी कंफर्मेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है कि थ्योरी बाद में डेवलप होती है, पहले आप बाकी सारे काम ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप सोचते हैं अच्छा ऐसे हो सकता है, ये चीज़ अगर इस तरह से है तो इसमें ये थ्योरी अप्लाई होती है। रैशनैलिटी देखें। इनपुट, इनपुट होता है कोई भी चीज़, आप देखो प्लस प्रोसेस, तो हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट्स आते हैं। आपने कोई चीज़ दी, उसको प्रोसेस किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गए। इसी तरह हम कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर में आप कोई भी चीज़ एंटर करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, तो अंदर प्रोसेसिंग होती है, तो उसके बाद एक पूरा डॉक्यूमेंट बन के आपके सामने आ जाता है, वो आपका रिजल्ट होता है। अब इसी तरह से हम इनपुट में क्या लेंगे, एक्सपीरियंसेस लेंगे, ओपिनियन लेंगे लोगों के, फैक्ट्स और डाटा, ये तमाम चीज़ें जो हमारा इनपुट है। हम ये चीज़ें रिसर्च में जब रैशनैलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, वो चीज़ें हम फिर उसके साथ रैशनल थिंकिंग करते हैं, लॉजिकली थिंक करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह थी, उसके कॉज एंड इफेक्ट्स को देखते हैं। फिर हमारे पास एक उसका एक प्रॉपर कहते हैं ना सही वाला कंक्लूजन सामने आ जाता है। ठीक हो गया जी। डन, रैशनैलिटी इज क्लियर नाउ। अब मैजिक है, मैजिक से भी नॉलेज मिलता है, नॉलेज ले रहे होते हैं। द पर्पज़ ऑफ मैजिक इज़ टू एक्वायर नॉलेज। मैजिक का पर्पज़ क्या है, नॉलेज लेना है। तो मैजिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बिलीव्स। मैजिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बिलीव्स है। हम जो भी हमारे चीज़ें हैं ना, उसको हमारा बिलीफ बना होता है, उसकी एप्लीकेशन है। रिचुअल्स और एक्शंस प्रैक्टिस्ड विद द व्यू दैट दे कैन सबड्यू
और मैनिपुलेट नेचुरल और सुपर नेचुरल बीइंग्स एंड फोर्सेस, कि ये चीज़ इस तरह से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। सुपर नेचुरल मतलब ऐसी चीज़ें वो होती हैं जो कहते हैं ना एग्जिस्ट नहीं करती, और हम उसके उसमें कि हवाई चीज़ें जैसे होती हैं वो उस सेंस में आ रही होती हैं। अब ये चीज़ें कि हमारे बिलीव्स हैं, कुछ एक्शंस हैं, कुछ काम हैं, ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ना कर रही हो उसको हम मैनिपुलेट करें और आपके सामने लेकर आएँ, तो दैट्स मीन कि वो एक बन जाता है, क्या बन जाएगा वो। So it's a category into which have been placed various beliefs and practices sometimes considered separate from both religion and side। हम इसको साइंस कि ये इस्लाम में ऐसा कुछ है या साइंस में ऐसा कुछ है, ये एक अलग ही है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे मतलब बिलीफ बनाए होते हैं। तो आजकल तो इतना कुछ ट्रेंड हो गया बाय कि जी कहीं किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है तो जी उस पर ये करवा दें, ये हो जाए वो हो जाए। तो इस किस्म की चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट ही ना करती। अब देखिए ना, अब ये नॉलेज बना हुआ है किसी को मारना हो तो उस पे इस किस्म का नॉलेज वो जो करवाएं। अक्सर जो ग्रेव यार्ड्स होते हैं जैसे कब्रिस्तान वगैरह हैं, वहाँ पे क्या न्यूली जो कब्रें वगैरह बनी होती हैं उस पे कुछ लोग जाके कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो किसी एक ख़ास पर्सन के लिए अगर कोई नुकसान उसको पहुंचाना है या अपने किसी बेनिफिट के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने किसी ने उनको कह दिया कि जी हाँ इस तरह जाके, हालांकि वो चीज़ें कोई उनका वो नहीं है, कोई इसकी कि नेचुरली कोई ऐसी बात है ही नहीं उसमें। लेकिन क्या होता है कि वो जो सुनी होती हैं उन्होंने, सुपर नेचुरल बींग्स है ना, चीज़ें इस तरह की फोर्सेज हैं, मतलब जिन्नात वगैरह का अमल होता है इसमें, तो वो चिल्ले चिल्ले उनको बता दी जाते हैं, वो काटते हैं वहाँ बैठ के। ख़ास तौर पे जब कब्रिस्तान में तो अक्सर ऐसी चीज़ें जो है ना वो अक्सर हो रही होती हैं, और वो कुछ नहीं तो वो पुतला बना के उसके अंदर वो कर देते हैं सुइयाँ लगा के उसको। तो इस किस्म की चीज़ें तो एक किस्म का वो नॉलेज ही होता है ना, हम जो ले रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं कि हाँ ये ऐसी चीज़ें इसकी वजह से ये कुछ होता है या इस पर्पज़ के लिए लोग ये कुछ करते हैं, ये है हाँ काला इल्म जिसे कहा जाता है। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्यूशन। इंट्यूशन चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नॉलेज रिवील्ड फ्रॉम इनसाइट इज़ अनदर मीन ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। इंट्यूशन कि इंसान के अंदर ना एक ऐसी फीलिंग खुद ही डेवलप हो जाती है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, तो जिसे वुजदान कहते हैं, ये वो होती है। सो मैनी ऑफ द लाइफ सिचुएशंस वी ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस्ड इंट्यूटिव नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम। बस वह कहते हैं ना कि ऐसा प्रॉब्लम कि हमारे दिल में खुद ही बात आ रही होती है कि नहीं इस चीज़ को इस तरह से कर लेना चाहिए, कि मेरे दिल में आया मैं ऐसा कर लूँ। सो ये जो होते हैं ना वुजदान की कैफियत जो होती है तारी हो जाती है इंसान पे, और वो खुद ही से ना उस चीज़ के बारे में ना उस तरफ चल पड़ता है जो वो चाह रहा होता है। क्लास एंड कब होगी क्लास आपकी? ख्यालात को कह लेते हैं हम। अच्छा, इंट्यूटिव नॉलेज जो होता है ना कैन बी एक्वायर्ड थ्रू फॉलोइंग प्रोसेस। हम इन 4 प्रोसेस के थ्रू हम इस नॉलेज को ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है इसका प्रेपरेशन, दूसरा है इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। ठीक है, इन दिस स्टेप all available information regarding the problem to be solved must be assembled and analyzed in depth। कि इसमें ये होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत उसमें ना वो करते हैं, डेप्थ में इसे सॉल्व करते हैं। सो इंक्यूबेशन है नो इंटेंशनल अटैम्प्ट मेड टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें ये होता है कि आप ना कोई इंटेंशनल अटैम्प्ट नहीं करते, कोई जानबूझ के कोई इरादी तौर पे कोई कोशिश नहीं करते किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इट कम्स टू माइंड वाइल प्लेइंग, तो कभी माइंड में ना बस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा ख्याल आपके जहन में आ जाता है, आप खेल रहे होते हैं या कुकिंग कर रहे होते हैं या कहीं बाथरूम में होते हैं या कोई भी और काम कर रहे होते हैं, तो कहीं अचानक से ख्याल आता है कि हाँ इस काम को ऐसे कर लेना चाहिए। हम अक्सर बात करते हुए कहते हैं ना कि अचानक मुझे ख्याल आया या अचानक मेरे दिल में आया, तो ये होती है इंक्यूबेशन। प्रेपरेशन में तो ये होता है ना कि आप प्रॉपरली एक पूरा प्रोसेस के थ्रू उसको वो करते हो। तो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूटिंग मैनी आइडियाज़ इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर। इसमें ना बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं। हाँ वहम तो नहीं कह सकते ना, देखो वहम कैसे होगा, ये वहम नहीं है। हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहम का सहारा नहीं लेते हैं।
बाज़ दफ़ा हम नमाज़ पढ़े होते हैं और कोई ऐसा मसला हमारा ज़िंदगी में चल रहा होता है और उस मसले को सॉल्व करने के लिए जब पॉइंट सामने आता है हम कहते हैं हाँ मुझे भी ख्याल है इसको ऐसे ना कर लूँ। तो वो है ये, वो तो भूली हुई बात है ना, देखो वो तो कुछ और अलग बात है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना कुछ ऐसी हमारे दिल में कहते हैं कि इस तरह मुझे ख्याल है कि मैं इस चीज़ को ऐसे ना करके देखूँ, सॉल्व करके देखती हूँ तो फिर वो हो जाता है, इसको यहाँ करके देखती हूँ कुछ ऐसा। Verification. After receiving the idea, the problem solver should verify or test the validity and reliability of the information empirically. अब आपके माइंड में कितना आइडिया है, असल में ये ख्याल है, जो ख्याल आ गया फिर आने के बाद आप उसको वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू एम्पिरिकली कि हाँ अब ये ख्याल आया था, मैं इसको अप्लाई करके देखती हूँ उस प्रॉब्लम पे। चलें जी, मूव करें नेक्स्ट। यस, रिसर्च मैथडोलॉजी। मेरा हमेशा पर्पज़ यही होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। रिसर्च, गुड। सुपरस्टिशन एंड इंट्यूशन, acquiring knowledge that is based on subjective feeling, interpreting random events or non-random events or believing in magical events। मतलब देखो ये जो आपका है ना ऐसे इवेंट्स जो कि एक रैंडमली हो रहे होते हैं, या रैंडम क्या होता है, रैंडम होता है कि हम सीक्वेंस में नहीं होती कोई चीज़, हैपहैज़र्ड मैनर में होती है, ठीक है। और नॉन रैंडम जो कुछ सीक्वेंस में चल रही होती हैं और हम कुछ बिलीव करते हैं मैजिकल इवेंट्स पे। सो फॉर एग्जांपल यू मे हैव हर्ड समवन से बैड थिंग हैपन इन ट्रीज, कि 3 के हिंसे में ना कुछ गलत हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं ना शादी की डेट रखनी है तो 3 की दिन ही रखना चाहिए, या जैसे मंगल है वो डे नहीं रखना चाहिए, इस तरह से कुछ जो है ना इन्होंने रखा होता है। तो ये अब ये कि वेयर डज दिस आइडिया कम फ्रॉम, तो ये आइडिया आया कहाँ से, ये बात कहाँ से आई, हालांकि ये तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो हैव एवर डॉक्यूमेंटेड डैट बैड इवेंट्स अकर इन ट्रीज। अब कहते हैं कहीं कोई डॉक्यूमेंट है इस बारे में कि किसी ने लिखा है कि जो कोई बुरा बात है या बुरा वाक़या होना है वो 3 के डिजिट्स के साथ ही होगा। तो सम पीपल बिलीव दैट ब्रेकिंग अ मिरर ब्रिंग 7 years ऑफ बैड लक। और कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर शीशा टूट गया तो हो बड़ा काम ख़राब हो गया, तो इससे तो ये होगा कि आप जो है ना इसमें अगर आपको मतलब कि बैड लक हो गई भी, शीशा टूटना, ऑयल गिर जाता है, दूध उबल जाता है, या बिल्ली काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो आम सी बात है ना जो हम अक्सर बाहर निकलते हैं कहते हैं नहीं भाई ये तो हाँ उंगली तरफ इशारा करना कब्रिस्तान में, और बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी सी जो मतलब कि इस किस्म की जो बातें होती है ना उन पे भी हमें एक ज़ाहिर सी बात है वो नॉलेज ही मिल रहा होता है ना, हम चीज़ कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है। तो once again these are examples of superstitious beliefs that are not based on observation or hypothesis testing। मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, कोई किसी ने किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया होता, हाइपोथेसिस कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता उस बारे में, लेकिन फिर भी लोग उन पर यकीन करते हैं। और वो क्यों करते हैं, वो तोहिमात हैं, सारी की सारी सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, तोहिमात हैं। और असल में ना दिमाग जो होता है ना इंसान का, जब वो ये बात सोच लेता है ना कि हाँ इसकी वजह से ना गलत हो जाना है काम, तो काम वैसे ही गलत हो जाता है, उनकी माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है फिर। जी, मूव करें नेक्स्ट। ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से माइंड में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं, गलत हो जाती है चीज़, फिर से कोशिश करते हैं, फिर गलत हो जाती है, और हर दफ़ा हम एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स आर ट्राइड सक्सेसफुली। हम कोई भी ऐसा होता है ना हम उसका जो कहते हैं ना ऑल्टरनेट अप्लाई करते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऑल्टरनेट जो हम अप्लाई करते हैं उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता, और इतनी दफ़ा हम उस पर मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स लगा लगा के उस पर अप्लाई करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो उसका सोल्यूशन सामने आ जाता है। सो मे बी प्रैक्टिकल इन सम केसेस बट इट इज़ ऑफन फेलिबल एंड इनएफिशिएंट। नहीं 9:45 पे नहीं एंड होगी, किसने कहा 9:45 पे एंड होगी। अच्छा ये देखें आगे, फिर उसके बाद है टेंस टू बी हैपहैज़र्ड
द सॉल्यूशंस में बी इडियोसिंक्रेटिक। अब सिंपल सी बात है कि जी हम एक बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ हमारी उस तरह से जैसे हम चाह रहे थे वो नहीं हुई, तो हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब हमने कुछ लर्न कर लिया उस हवाले से, लेकिन हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हमने फिर से कोशिश की, क्योंकि अगेन अगेन हम ट्रायल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और फिर उसमें गलती हो रही है और यहाँ तक कि हम अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। सो थर्स्ट फॉर नॉलेज इज़ द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि एवरी ह्यूमन बीइंग जो होता है ना वो वाकई चाहता है कि उसे कुछ ना सीखने को मिले। ठीक है, तो ये एक यूनिकनेस है। लाइक एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये थर्स्ट नहीं पाई जाती, उनको कोई शौक नहीं होता कि वो सीखें, नॉलेज गेन करें। ये सिर्फ क्वालिटी किसके साथ होती है, सिर्फ इंसानों के साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर felt a problem of why the students of backward areas are less enrolled in higher education। अब एक रिसर्चर है, उसने ये सोचा कि जो बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो क्यों कम इनरोल होते हैं हायर एजुकेशन लेवल पे। ओके, तो क्या है कि तो रिसर्चर ने क्या किया, उसने कुछ फॉर्म अपनी पॉसिबल रीज़न रखी सामने कि ये वजह हो सकती है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ रखी कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो एम्पेरिकली कलेक्ट की उसने इन्फॉर्मेशन। एम्पेरिकली मतलब है कि उसने एक्सपीरियंस किया, उसको बाकायदा उस फील्ड में जाके, एम्पेरिसिज्म होता है कि हम सेंसिस को यूज़ करते हैं, सेंसिस के थ्रू उसने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की फ्रॉम द रीजनल सोर्सेज। So she may go to the community location and approach, कहाँ है ये, the concerned subject of the study and their social situation। social situation को देखा, उस subject को देखा और different जो है ना उसमें सिनेरियो को उसने चेक किया। आफ्टर दैट थ्रू दिस इंक्वायरी प्रोसेस द रिसर्चर गेट मच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अब जब उसने सारी इन्फॉर्मेशन कर ली, अपने ऑब्जर्व भी कर लिया, इंटरव्यूज़ भी कर लिए, देख भी लिया, पूछ भी लिया, उस एरिया में जाके विजिट भी कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर ली, तो उससे क्या हुआ, इससे बहुत अच्छा नॉलेज वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो फिर उसने उस इन्फर किया उस तमाम सॉल्यूशन था ना उस प्रॉब्लम का कि ये वजह होती है। सो नॉलेज कंस्ट्रक्टेड थ्रू दिस प्रोसेस कैन बी टर्म्ड एज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। मतलब उसने उस फील्ड में जाके एम्पेरिकली वहाँ पे जाके पर्सनली विजिट किया और जाकर वहाँ पर विद सेंसेस और ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इस तरह के अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वहाँ के लोगों से पूछा कि क्यों ऐसा क्यों होता है, फिर उसने उसको इन्फर किया, तो उसे हम कहेंगे नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी मतलब कि एक कुदरती सेटिंग में जाके उसने उस चीज़ को इंक्वायर किया, ऑब्जर्व किया। जी, साइंटिफिक अप्रोच है। अब जो साइंटिफिक अप्रोच थी ना, द नॉलेज कंस्ट्रक्टेड थ्रू साइंटिफिक अप्रोच हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। जो साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू हम नॉलेज लेते हैं ना, उसकी कुछ फीचर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, बॉडी ऑफ नॉलेज है, फिर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, देन एम्पेरिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटल, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल, ट्रस्टवर्दीनेस होती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है और प्रिडिक्टेबिलिटी होती है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये साइंटिफिक अप्रोच है। मतलब जब हमने रिसर्च करनी होती है तो वो साइंटिफिक अप्रोच पे होती है। उसकी क्वालिटीज़ ये सारी हैं। एक तो नॉलेज आपके पास आ गया, फिर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मतलब उसको किसी भी सेटिंग में यूनिवर्सली इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। सेंसेस के थ्रू आप उसको प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है उस पर, ठीक है। मेजरेबल होते हैं कि आपने जो भी चीज़ें सर्च की हैं उसको आप मेजर कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व भी की जा सकती हैं वो तमाम सिचुएशंस। और ये कि ट्रस्टवर्दीनेस मतलब कि उसमें कोई ऐसा फ्लॉ नहीं होता, जो जैसा सुना होता है उसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। देन वैलिडिटी जो होती है कि आपने इंश्योर किया होता है कि जिस पर्पज़ के लिए रिसर्च की गई वही पर्पज़ उससे हासिल किया। रिलायबिलिटी ये होती है कि जो रिजल्ट्स थे वो सेम रिजल्ट्स रहे अगर आपने दोबारा से उसको एडमिनिस्टर किया अपने रिसर्च टूल को। अब आ गया जी रिसर्च। हम जो हमारा पॉइंट था, पहले हमने सोर्सेज पढ़ते 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 अब हम अपने बेसिक पॉइंट पे हैं कि रिसर्च।
नॉलेज एक्वायर करने के लिए रिसर्च एक बेसिक पार्ट है. सो इट्स अ डिपेंडेबल एज वेल एज मीन्स ऑफ एक्वायरिंग रिलायबल नॉलेज, मीन्स ऑफ एक्वायरिंग रिलायबल नॉलेज ऑफ कंसर्न. दैट्स वाई रिसर्च इज कॉल्ड एज सर्च फॉर ट्रूथ. असल में हम सच्चाई की तलाश कर रहे होते हैं. डेवलपिंग नॉलेज, थ्योरी डेवलप करने के लिए हम सर्च करते हैं चीज़ों को. अब अगर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो जो रिजल्ट ऑफ रिसर्च है ना, a series invention has been taken place from the dawn of human generation. It directly impacted the lifestyles of human beings. मतलब जो रिसर्च है उसने क्या किया कि बहुत अथॉरिटीज़ हैं किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो नॉलेज हम आजकल लेते हैं वो रिसर्च के थ्रू लेते हैं जिसमें फैक्ट्स फाइंडिंग होती हैं. तो ये तो हमें पता ही है कि रिसर्च के थ्रू तो वाकई में जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं और उनसे हम नॉलेज अपना गेन कर रहे होते हैं. यस, सच्चाई को तलाश करना. इट वॉज चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड नाउ. और अब मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 शेयर करती हूँ. लेकिन उससे पहले मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ. आप रेडी हो? ये क्वेश्चन सारे क्लियर हैं आपके पॉइंट?